बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो लेक्चर वीडियो है रिलेटेड है वो है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल कैन बी एनालाइज बाय एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स जो है वो मेड अप ऑफ एटम्स हैं, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं और हम उनके एनालिसिस कर सकते हैं विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ ईज। ठीक है, हर एक की जो है वो अल्किल मेटल्स की एनालिसिस का अपना एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री है। फिर इसके बाद जो है इसके अलावा आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनकी अपनी तरीके से हम उसकी एनालिसिस करते हैं। सो वाई बॉदर विद अदर टेक्निक्स सच एज, इसके अलावा एटॉमिक एमिशन जो है इसका क्या रोल है। एंड एक तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री है, सेकंड है एटॉमिक एमिशन। एमिशन टेक्निक्स जो है इसमें जो इंक्लूडेड है फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, इसमें फ्लेम यूज़ किया जाता है, फ्लेम यूज़ किया जाता है एटमाइजेशन के लिए, और फिर वही जो है वो एज अ सोर्स भी इस्तेमाल हो जाता है और उसकी एमिशन की जो है वो इंटेंसिटी मेजर करके हम एनालिसिस करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं फ्लेम एटॉमिक शॉर्ट फॉर्म में फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा प्लाज्मा इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसमें जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं एटमाइजेशन पर्पज़ के लिए। प्लाज्मा में आप क्या करते हैं इससे ज़्यादा तकरीबन 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन तक जो आप क्या करते हैं इसमें टेम्परेचर जो है बाय जनरेटिंग प्लाज्मा। ठीक है, आर्गन प्लाज्मा जो है उसको आप जनरेट करते हैं, उसकी वजह से हम क्या कहते हैं मुख्तलिफ एनालिसिस की साइमल्टेनियसली एनालिसिस करते हैं और ये डेफिनेटली वाइडली यूज़ होते हैं। और प्रैक्टिसाइजिंग एनालिसिस वुड नॉट यूज़ देम इफ देयर वर नॉट डिसएडवांटेज ओवर अब्जॉर्प्शन टेक्निक्स। तो वो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स पे इसकी क्या एडवांटेजेस हैं उसको देखेंगे, हम समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स के मुकाबले में एमिशन टेक्निक्स के क्या फ़वाइद हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ एमिशन टेक्निक्स। ठीक है, तो आपके पास ये है कि हम देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ एमिशन टेक्निक्स के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एमिशन टेक्निक्स वन एक तो स्पेसिफिक है, ठीक है, दूसरा द सेकंड वन इज़ मोर जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक क्या है कि द स्पेसिफिक एडवांटेज इज़ दैट सम एलिमेंट्स कैन बी एनालाइज विद ग्रेटर सेंसिटिविटी। ठीक है, आप कम कंसिडरेशन पर क्या कर सकते हैं जो है वो कुछ एलिमेंट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं और विद ग्रेटर फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंसेस बाय एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या करते हैं कि उसकी इंटरफेरेंसेस वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, तो आप क्या करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स की जो एनालिसिस हैं वो आप फ्री ऑफ इंटरफेरेंसेस जो है वो क्या कर सकते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड है कि फॉलोज बिकॉज सैम्पल इज इटसेल्फ द लाइट सोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेटली जो सैंपल होता है वो फ्लेम में होता है, वहीं पर इसकी एटमाइजेशन होती है, वहीं पर एक्साइटेशन होती है और वहीं से फिर आपको जो है वो क्या करते हैं एमिशन इंटेंसिटी मेजर करते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको कोई एक्साइटेशन सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप होलो कैथोड लैम्प यूज़ करते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिंपल फ्लेम ही जो है वो यूज़ होता है जो है वो एक्साइटेशन सोर्स के लिए। दिस मीन दैट सिवरल एलिमेंट्स कैन बी एनालाइज साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं, इसलिए इसमें मल्टी एनालिसिस जो है ऑफर्स अ ट्रेमेंडस सेविंग इन एनालिसिस टाइम। और एनालिसिस टाइम को सेव करने के लिए क्योंकि हम इसमें कई एलिमेंट्स की एनालिसिस एट अ टाइम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम इज मनी इन एनालिटिकल लेबोरेटरी। परचेजिंग एन एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर कैपेबल ऑफ द रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ सेवरल एलिमेंट साइमल्टेनियसली कैन टर्न आउट टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, कि आप मल्टी एलिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं कम वक्त के अंदर। Even if the multi-elements atomic emission spectroscopy is much more expensive to buy than an atomic absorption spectrometry, कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं क्योंकि टाइम कम वक्त में आप ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ भैया, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री के मुकाबले में क्या है ज़्यादा है। और वी शैल लुक फर्स्ट द यूज ऑफ फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री सिंस द इंस्ट्रूमेंटेशन हैज मच इन कॉमन विद दैट इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री जो है और इसमें जो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री इनकी ज़्यादातर जो आप कहेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन जो वो सिमिलर है। We shall then look at the another non-flame methods of generating the atomic emission. The most popular of these is the inductively coupled plasma. Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry जो है वो है आपके पास इसमें
क्या है कि नॉन फ्लेम है, ठीक है। इसमें आप क्या कहते हैं प्लाज्मा जनरेट करते हैं, और फर्स्ट वन फ्लेम है और दूसरे नॉन फ्लेम है, आर्गन प्लाज्मा आप इसमें जनरेट करते हैं, और विच विल, ठीक है। इसको फर्दर हम ठीक है। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन मेथड्स। ये एब्जॉर्प्शन है आपके पास, ठीक है। एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और क्या हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, जबकि इसमें क्या होता है कि एक एटॉमिक स्पीशीज है वो ग्राउंड स्टेट में वापस आता है और साथ में क्या करता है इमिशन करता है, लाइट इमिशन करता है, स्पेसिफिक लाइट इमिशन। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, एब्जॉर्प्शन में और इमिशन में। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री जो है वो उसकी सेंसिटिविटी किस पैरामीटर्स में ग्रेटर सेंसिटिविटी आपको मिलेगी। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं कि क्या हमें शॉर्ट वेवलेंथ में अगर हम रीजन में स्टडी करें तो क्या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्रेटर सेंसिटिविटी मिलेगी, यानी कि और या फिर लॉन्ग वेवलेंथ पे हमें एनालिसिस करनी चाहिए, या हमें एनालिसिस लो टेम्परेचर पे करनी चाहिए, या फिर हमें जो है वो क्या करनी चाहिए हाई टेम्परेचर पे एनालिसिस करनी चाहिए। तो इसका जो आंसर जो है वो डिस्कस किया गया वो ये कि 2 और 4 आर द करेक्ट आंसर। एज वो इससे क्या वजह है कि वो कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है ये करेक्ट ऑप्शन है, और हाई टेम्परेचर जो है वो क्या आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्या रीज़न है इसके पीछे, जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है, ये पॉपुलेशन इन एक्साइटेड स्टेट, पॉपुलेशन इन ग्राउंड स्टेट, एक्सपोनेंट की पावर माइनस डेल्टा ई आर टी, ठीक है। N1 और N0 के दरमियान जो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डेल्टा ई है, और डिवाइडेड बाई आर टी है। जनरल गैस कांस्टेंट टी टेम्परेचर है। फर्दर इसमें ये बताया गया प्लैंक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, पॉपुलेशन है, एवोगाड्रो नंबर है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये इसमें आपने डेफिनेटली यहाँ पे यूज कर दिया। फ्रीक्वेंसी की जगह एच म्यू, म्यू की जगह सी ओ लैम्डा आ गया। अब इसमें आप रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम बताया गया कि हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है, एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। जब एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो एमिशन इंटेंसिटी भी वो भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। लेकिन जो एनर्जी के जो है वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे वही पैरामीटर पुट करेंगे एच म्यू की जगह पे फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ जो है वो फिर क्या हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है एटॉमिक स्पीशीज इन एक्साइटेड स्टेट। तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए तब N1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी लॉन्गर होनी चाहिए, तब आपके पास क्या होगी कि जो पॉपुलेशन एटॉमिक स्पीशी इन एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होगी। इस तरह एमिशन इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी। तो ये था मेन रीज़न कि N1 इंक्रीज, यानी कि पॉपुलेशन एटॉमिक स्पीशी इन एक्साइटेड स्टेट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज एज एनर्जी गैप डेल्टा ई गेट्स लार्जर। इसके बाद आपके पास द एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो इसके अलावा अब आप कहेंगे कि N1 इज ग्रेटर फॉर लॉन्ग वेवलेंथ ट्रांजिशन, यानी कि जो ज़्यादा वेवलेंथ पे जो ट्रांजिशन होती है वहाँ पर वो क्या होंगी आपके पास ज़्यादा होंगी N1 पॉपुलेशन के केस में। इसके बाद फर्दर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेम डू यू थिंक विल प्रोवाइड द मोस्ट सेंसिटिव मेथड्स फॉर एनालिसिस बाय एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोप। अभी हमने देखा कि एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन जो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो अब इसमें जिस फ्लेम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो क्या होगा ज़्यादा सेंसिटिविटी दे रहा होगा। तो एयर प्रोपेन है, एयर में डेफिनेट नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और एयर है, फिर एसिटाइलिन, और यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड प्योर जो है ना एक ऑक्सीजन आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एसिटाइलिन जो है वो आपके पास क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन जो नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन जो ये तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, तो ये जो फेवर करता है। नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम इज द हॉटेस्ट ऑफ द 3 फ्लेम्स, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि N1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट भी ज़्यादा होगी और एमिशन इंटेंसिटी भी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो इस पैराग्राफ को हम समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं पैराग्राफ। द टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट इन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक पॉइंट तो ये है डेफिनेटली, ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से भी हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे डेल्टा ई ओवर आर टी टेम्परेचर है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सिंस द एमिशन इंटेंसिटी डिपेंड्स सो स्ट्रांगली ऑन टेम्परेचर। तो एमिशन इंटेंसिटी जो है वो क्या करती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। This shell is one of the reason for the development of plasma methods which generate much higher temperature than flame methods। तो ये भी आपसे रीजन पूछा जा सकता है कि why flame non flame methods are more sensitive than flame methods। तो आप कहेंगे due to in plasma methods which generate much higher temperature। तो इस वजह से सेंसिटिविटी क्या होती है वो बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा इसमें।
जो है फर्दर जो है which type of spectrum for a particular element will contain more lines at a particular temperature, absorption spectrum या emission spectrum, किस में जो है आप कह सकते हैं कि ज़्यादा जो है वो आपको पास एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं या लाइंस जो है वो मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेट एटम्स हैं तो एटम्स में लाइंस आपको मिलेंगी। तो इमिशन स्पेक्ट्रा आर फार मोर कॉम्प्लेक्स देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्यों? क्योंकि बिकॉज इज ओनली फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। एब्जॉर्प्शन जो फिनोमेना होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट होता है, लेकिन इमिशन कैन अकर नॉट जस्ट टू द ग्राउंड स्टेट, द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन, बट आल्सो टू अ वाइड वैरायटी ऑफ अदर एक्साइटेड स्टेट। ये अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं जो हमें डिफरेंट सीरीज मिलती है, उसकी वजह ये होती है कि हाइड्रोजन एटम जब एक्साइट हो जाता है उसके बाद जो इमिशन होती है वो मुख्तलिफ जो एनर्जी लेवल्स की तरफ होती है, इस वजह से हमें एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा होता है। इमिशन स्पेक्ट्रा जो कंटिन्यूस मिलता है उसमें अल्ट्रावायलेट, विजिबल, फार इंफ्रारेड, आईआर जो वो लैमन, बार्मर, पासन, ब्रैकेट, फंड सीरीज मिल रही होती है। उसकी मेन वजह होती है क्योंकि वो जो डायरेक्ट सारे के सारे जो एक्साइटेड स्टेट हैं वो N1 में नहीं आती, बल्कि वो डिफरेंट एनर्जीज में आ रही होती हैं, डिफरेंट लेवल्स में। जो N1 भी होता है, N1 भी होता है, N2 भी होता है, N2 भी होता है। तो इस वजह से हमें डिफरेंट जो है वो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है आपके पास हाइड्रोजन के केस में। तो इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रा आर फार मोर कॉम्प्लेक्स देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा विच टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। तो इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है इसका एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, क्योंकि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। इन एडिशन टू emission line from the excited atom, emission lines from excited atomic आयंस की जो फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ से भी आपको हासिल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन क्यों हो जाती है? जब आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखते हैं, यानी जो एटम स्पीशी ऑलरेडी आयंस में, फिर उसके बाद उसमें रिडक्शन हुई फ्लेम की वजह से, फिर उसके बाद वो दोबारा एक्साइटेड स्टेट में चली गई, तो इस वजह से अब आपके पास एटम न्यूट्रल एक्साइटेड स्टेट भी मौजूद है, वो आयनिक स्टेट भी मौजूद है। इस वजह से आपको एक कॉम्प्लेक्स एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे, हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये था कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के मुकाबले में एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसमें क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसमें आपने देखा कि एटॉमिक इमिशन दो तरह की, एक फ्लेम है और एक नॉन फ्लेम है, और इसकी मेन वजह जो है वो स्पेसिफिक है कि कुछ एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, ग्रेटर सेंसिटिविटी के साथ क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके। सेकंड ये है कि इसमें आपके पास जो सैंपल जो है वो डेफिनेटली आपको कोई एक्साइटेशन सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, जिस तरह एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हॉलो कैथोड लैंप की ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टी एनालिसिस टाइम कम वक्त में किया जा सकता है, इस वजह से आप टाइम को सेव कर सकते हैं और हम कहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर जो है इसके बाद जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम इमिशन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंडक्टली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है, और क्या किस तरह हम इसको डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना, एक एटॉमिक स्पीशी जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है, और एमिशन में क्या होती है, स्पीशी जो एटॉमिक एमिशन से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ क्या करती हैं, एमिट करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो है वो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, वो भी लॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और एनर्जी गैप जो है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। फिर सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड एक्सिटाइलिन का टेम्परेचर तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो जो आपके एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो डिपेंड ही क्या करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। हाई टेम्परेचर होगा आपके पास, हाई टेम्परेचर होगा तो इमिशन इंटेंसिटी भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो ये है आपके पास। फिर इमिशन स्पेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर तो एक स्पीशी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रही होती है, लेकिन इमिशन के फिनोमेना के अंदर बहुत से स्पीशीज जो होती है मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स पर होती हैं, और मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स पर क्या होती हैं, दोबारा रिटर्न होती हैं। इस वजह से हमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। जिस तरह इसकी एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी है, इसलिए आपको एक बहुत ब्रॉड सीरीज मिलती है रेडिएशन की इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, क्योंकि वो इस तरह हम कहते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रा जो है कॉम्प्लेक्स लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इससे रिलेटेड कोई पॉइंट अगर आपने डिस्कस करना है आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसको आप डिफरेंट बुक से पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ताकि आप इंटरव्यूज़ में या एज अ टीचर हैं तो आप जो है वो ईज़िली बच्चों को क्या कर सकें, टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ा सकें, और ताकि बच्चे उससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।